Hello boys, welcome to next classes. लास्ट लेक्चर हम लोगों का रिफ्रैक्शन पे था, नंबर 2। आज हम लोग नंबर 3 लेक्चर पे जा रहे हैं। वीडियो जरूर देखिएगा, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के निशान जो कि बेल की तरह से उस पे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक ग्लास लैब है, ये उस पे लाइट आती है तो कैसे वो चलती है। ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्रैक्टिव लाइट है और ये एमर्जेंट है। ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है, ये रिफ्रैक्शन का एंगल है और ये इंसिडेंस एंगल है। और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस चीजों पे डिपेंड करता है? हमने कहा था जैसे न्यू बढ़ेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। यस। दूसरी चीज हमने बताया जैसे ये थिकनेस है, थिकनेस बढ़ेगी ग्लास की, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। बाकी म्यू डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। म्यू किसके लिए ज्यादा है? वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा है, तो वॉयलेट में लेटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है। रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है वॉयलेट के कंपैरिजन में, तो उसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता है। ये हम लोगों ने किया था। अब हम लोग दूसरा एक चीज प्रिज्म लेके चलते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा। और प्रिज्म समझने के लिए थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे। लेट्स मेक द फिगर लाइक दिस। ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। कैसा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म शीशे का बना होता है और मैं आपको बताऊं इस टाइप से होता है, खट टाइप का होता है। ये ट्रायंगुलर शेप सामने होगी, पीछे ट्रायंगुलर होगी, साइड में रेक्टेंगुलर और बीच नीचे भी रेक्टेंगुलर। तो प्रिज्म बेसिकली अगर आप देखें तो 3 डायमेंशनल लुक में इस टाइप का दिखेगा। ये आपका बेस है, ये एक सरफेस, ये सरफेस, ये सब रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये ट्रायंगुलर है और पीछे भी एक ट्रायंगल है। तो ये प्रिज्म का एक आप ये समझ लीजिए एक टेंट, जैसे मेलों में देखते हैं टेंट टाइप का, ट्रायंगुलर टेंट उस टाइप का है। आगे का पोर्शन जो आगे की फेस है वो ट्रायंगुलर है, पीछे की फेस ट्रायंगुलर है और साइड में दोनों रेक्टेंगल है और नीचे रेक्टेंगल। लेकिन शो करने के लिए हम उसे ऐसे शो करते हैं। ये एंगल हम कहते हैं ये प्रिज्म का एंगल है। ये बेस है, इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब हम चलते हैं एक रे के ऊपर। लेट्स इमेजिन अ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट इज लाइक दिस। दिखाई दे रहा है आपको? ये रे ऑफ लाइट आई है। अब रे जब लाइट आएगी तो क्या होगा? सबसे पहले तो क्या था, रे चाहेगी ऐसे जाना सीधा, लेकिन क्या करें, एक ऑप्टिकली टेंसर मीडियम मिल गया, वेलोसिटी कम हो गई, उसको मोड़ना पड़ेगा। यहां पे सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल है ये रहा। नॉर्मल हमारा, बच्चे गलती कर देते हैं, नॉर्मल इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, नहीं हम इस पर रखेंगे प्रोटेक्टर और यहां से 90 डिग्रीज देख के ये 90 डिग्रीज है। ओके। अब ये एयर है, ये ग्लास है और ये एयर है। कैसे जा रही है?
rarer to denser. तो लाइट ऐसे ना जाके क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल किस साइड है, नॉर्मल इस साइड है. इट विल बेंड लाइक दिस. तो लाइट ऐसे बेंड करके ऐसे जाएगी. अब ये एंगल इंसिडेंस एंगल है, एंगल आई. ये एंगल R1 पहला रिफ्रैक्शन. ये क्या हुआ, ये जो एंगल हुआ दोनों लाइट्स के बीच में, एक्चुअल पाथ और रिफ्लेक्टेड पाथ के बीच में, ये इस लाइट का डेविएशन एंगल है. इसको हम कहते हैं, सिंबल है और डेविएशन. अब ये रे पहुंची यहां. दो डिफरेंट मटेरियल का सरफेस है. ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ किया. अगेन ये 90 डिग्री से रे का एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, रे इधर ना जाके किधर जाएगी, ये डेंसर टू रेयर जा रही है. तो क्या करेगी, टिल अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो ये रे ऐसे. अब ये एंगल जो है, इसको हमने पीछे लाइन को प्रोसीड कर दिया इसको. तो ये एंगल जो है, ये हमारा डेल्टा 2 मतलब ये हुआ सेकंड का फेज पे एंगल ऑफ डेविएशन. ये एंगल हम कहते हैं R1. और ये जो नॉर्मल और इसके बीच में है, ये हम कहते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस. अब आप देखिए, जो रे एक्चुअली ऐसे जा रही थी, वो मुड़ के बेस की तरफ आ गई. और कितना डेविएशन हुआ, डेल्टा. ये टोटल डेविएशन कितना है, टोटल डेविएशन हुआ. अब ये बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है. लेकिन इतना कंप्यूटेशन के बजाय मैं आपको सिंप्लीफाई बता दूं. एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. ये इक्वेशन याद कर लीजिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ द प्रिज्म प्लस डेविएशन. एक चीज और नोट कीजिए, ये रे क्या हुआ, बेंड्स टुवर्ड्स द बेस. तो प्रिज्म क्या करता है, रे को बेस की तरफ मोड़ देता है. ऐसे जा रही थी, उसको बेस की तरफ मोड़ दिया. अब सेम चीज है, किन किन चीजों पे डेल्टा डिपेंड करता है. डेल्टा आपका म्यू बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा. जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा. सेकंड चीज, जैसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, दूसरी चीज आपका जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, जितना ये चौड़ा होता जाएगा, ये समझिए टी था पहले, और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट म्यू और लेटरल डिस्प्लेसमेंट. दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा तब इस पे क्या होता है, ये शुरू में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो शुरू में ये घटता है और फिर एक लेवल के बाद बढ़ता है. तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि इनिशियली with the increase in angle of incidence, deviation angle decreases to a certain point which is called minimum deviation. इसको हम minimum deviation कहते हैं. और फिर इंक्रीज करता है. It decreases to a minimum deviation and then मैं यहां बना देता हूं आपके लिए फिर से ये. तो ये एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई बार आ चुका है. क्या वेरिएशन,
इस टाइप से। और ये जो मिनिमम होगा इसको हम कहते हैं डेल्टा। तो मिनिमम डेविएशन पे इंक्रीज इन इंसिडेंस एंगल, डेविएशन decreases to delta minimum and then increases. अब ये जो मिनिमम डेविएशन है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है? जब मिनिमम डेविएशन होता है तो एट मिनिमम डेविएशन एंगल I इज इक्वल टू एंगल, पैरेलल नहीं है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल। तो इस इक्वेशन में अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? मिनिमम डेविएशन पे 2 टाइम्स एंगल I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम। ये आप दूसरी इक्वेशन याद कर लीजिए। 2 times delta I is equal to 2 times angle I is equal to angle of the prism plus delta। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, ए दे दिया, डेल्टा मिनिमम निकालना है, डेल्टा मिनिमम दे दिया, एंगल डेविएशन मिनिमम दे दिया और ए दे दिया, तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्वेश्चन आ सकता। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपका इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रिज्म है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, तो दूसरी चीज क्या होगी? रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस। कब? जब मिनिमम डेविएशन पे, तो एट मिनिमम डेविएशन एक चीज तो ये होती है और सेकंड चीज है रिफ्रैक्टेड रे is parallel to base। अब इसमें भी व्यू जिस चीज पर डिपेंडेंट है, वेवलेंथ पे है, तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा डेविएशन होगा और जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम डेविएशन होगा। टेम्परेचर अगर किसी भी वेव लाइट के लिए बढ़ा दिया गया, इस प्रिज्म का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो अगेन टेम्परेचर के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो डेविएशन कम होता है। सपोज नाउ हियर वी गो, हमारे पास 2 रे ऑफ लाइट आ रही हैं, एक वॉयलेट है और इसी के साथ हमारे पास है सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, साथ ही साथ बिल्कुल दोनों रे साथ साथ आ रही हैं। 2 हैं, तो किस तरीके से डेविएशन? पहला सरफेस, पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा। किसका? किस रे के लिए, किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा? वॉयलेट के लिए। तो वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा होगा, रेड का कम होगा। इसके बाद फिर से आया एक सरफेस, यहां पे भी रेड का ऐसे जाएगी और वॉयलेट ऐसे। ये आपको समझ में आ गया, फिगर समझ लीजिए। और जब तक हम लोग कुछ सॉल्यूशंस नहीं करेंगे, कुछ लास्ट ईयर के हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद कर लीजिए इसमें, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस I by 2 divided by sine
डेल्टा के। अगर डेल्टा मिनिमम दे रखा है और ए दे रखा है तो आप इस इक्वेशन से भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। म्यू रखा है, मिनिमम डेविएशन दे रखा है और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, तो ये आप लोग म्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी टाइम्स साइन, क्या बताया था, I minus R divided by cos R। ये किसके लिए था? स्लैब के लिए था, फॉर स्लैब। और इसमें 3 इक्वेशंस याद कर लीजिए आप, ये वाली, ये वाली और ये वाली। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो डाउट्स आएंगे, और जब डाउट्स आएंगे तो उसका सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन होगा तो हमारी फाउंडेशन बेटर। 2017 बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि मार्क ऑन अ प्रिज्म द रे ऑफ लाइट फॉर विच देयर इज अ मिनिमम डेविएशन। इसमें मार्क्स किस तरह से आएंगे? आपको ये एंगल बनाएंगे आप आई, और ये रे को आप बेस के पैरेलल बनाएंगे। अगर पैरेलल बेस के नहीं बनाया तो आपके मार्क्स कट। और जब आप प्रिज्म बनाइए तो आप मान के चलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर बनाइए, उस केस में ही पैरेलल होगी। और उसके बाद आप ये एंगल ई दिखाइए, ये एंगल ई और एंगल आई बराबर। दूसरी चीज में मार्क कीजिए, ऐसे पैरेलल के लिए ऐसे मार्क कर दीजिए और लिख दीजिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। ओके, ये मार्क। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जो आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आपको एक ये बना के दे दिया गया, प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म, ये आपको बना दिया गया एक एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्वेश्चन है, ट्रेस द रे बैक फॉर मिनिमम डेविएशन। वेरी इजी। मिनिमम डेविएशन के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? पैरेलल टू दिस एक रे यहां से यहां बना देंगे, ये पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गई। इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाएंगे और जितना ये एंगल है उतना ही एंगल बना के एक एंगल ऑफ आई बना लेंगे। क्यों? क्योंकि मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक चीज, दूसरी चीज, ये दोनों पैरेलल होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है, तो प्रिज्म का एंगल निकालना है, ये सब। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी 3 क्वेश्चंस। एंगल ए 60 डिग्रीज है, एंगल आई 48 डिग्रीज है, जिस पे मिनिमम डेविएशन होता है। क्वेश्चन है डेल्टा मिनिमम क्या है? विल डू वन बाय वन हियर। हमें मालूम है एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, और मिनिमम पे ये क्या हो जाता है? आई बराबर ई हो जाता है। 2 एंगल आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम क्या हुआ? डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2 एंगल आई माइनस ए। एंगल आई कितना है? 48। 48 का दुगना क्या हुआ? 96। ए कितना है? 60। तो मिनिमम क्या हुआ? 36। बहुत इजी, मार्क्स आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन थोड़ी सी है और आप लोग एक्सपर्ट हैं, मैथ्स की क्लासेस अटेंड करते हैं। वही चीज है, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 36, एंगल आई निकालना है और इक्विलैटरल प्रिज्म है,
तो क्वेश्चन ये हो जाएगा, ए तो दिया ही नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया नहीं लिखा, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तीनों साइड बराबर है, एंगल ए प्लस दिस एंगल सब एंगल्स बराबर है, तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180. तो सिंस इक्विलेटरल प्रिज्म therefore angle A, all angles are equal to 60 degrees, angle A is equal to 60 degrees. Angle I निकालना है, 2I minimum deviation is equal to 60 plus 36. Therefore I is equal to 96 divided by 2 is equal to 48 degrees. This is angle of incidence, 48 degrees है. Answer second का भी हो गया. Third question. Angle I 48 है, equilateral prism. Equilateral prism में angle A is equal to 60 degrees. Question ये है angle E कितना? ये तो कहीं हम लोगों ने किया ही नहीं था, कोई फॉर्मूला ही नहीं है क्यों नहीं? मिनिमम डेविएशन पे एंगल I बराबर एंगल E होता है, तो सबसे पहला एंगल E इज इक्वल टू 48 डिग्री तो हमने लिख दिया, क्योंकि सिंस फॉर डेल्टा मिनिमम एंगल I इज इक्वल टू एंगल E. Question second part है, what will be delta if angle I is equal to 30? जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम या ज्यादा होगा, डेविएशन बढ़ जाएगा. आप लिखेंगे फॉर डेल्टा फॉर एंगल I is equal to 30, delta would be greater than 60. और एंगल I is equal to 60 पे भी डेल्टा is greater than 36. याद कर लीजिए वो इक्वेशन ग्राफ डेल्टा इंसिडेंट ये है, तो ये एंगल जो था ये 48 है और ये 36 डिग्री था. जब इससे 48 से पीछे आएंगे तो डेविएशन बढ़ेगा, तो 48 से इधर जाएंगे तो डेविएशन. ये चीज मान लीजिए सिंपल है. आई थिंक दिस शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. वी विल डू अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस to make a foundation very, very, very strong. Okay, boys, ready for some more fun? Let's have it. Enjoy. जब तक पढ़ाई एंजॉय नहीं करोगे सक्सेस नहीं होगी. इक्विलेटरल प्रिज्म है, हर एक एंगल 60 डिग्री है. ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है और ये रे ऑफ लाइट नॉर्मली फॉल कर रही है यार. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. जब भी रे नॉर्मल हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रे और नॉर्मल के बीच. अब नॉर्मल भी ये है और रे भी यही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0. क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0. अब रे कैसे जाएगी? रिफ्रैक्ट होगी? नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी. कैसे जाएगी? सीधे. ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है. ये एंगल कितना है? 30 डिग्री. ओके. पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेकंड. यहां पे नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल बनाया, ये क्या है? 30 है, ये टोटल 90, तो ये कितना हुआ? 60. कितना हुआ? 60 डिग्री. तो जो यहां से निकल के जाएगी एंगल ऑफ एमर्जेंस, वो रेयर टू डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो एंगल ऑफ एमर्जेंस will be bigger than the angle of incidence, will be greater than 60 degrees. Second question है, क्या ये मिनिमम डेविएशन क्रिएट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो ये रे पैरेलल नहीं है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर नहीं है. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर होगा तभी मिनिमम डेविएशन होगा, वरना नहीं होगा.
इजी क्वेश्चन, केवल ट्रायंगल्स आपको समझने होंगे। एंगल, थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये आपको याद। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म 45 डिग्रीज और रे आई आपकी मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्रीज विद दिस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है यहां? सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस देखेंगे, नॉर्मल पॉइंट। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? फर्स्ट रिस्पॉन्स इज ओह सही 70, नहीं 70 नहीं है। नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में क्या है? ये हुआ 20 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 20। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्योंकि रेडर टू डेंसर जा रही है तो लेस देन 20 डिग्री होगा, मान लो ये। यहां पे क्या करेगी? यहां राइट, ये आपका पाथ बनाने के लिए है, आपको एंगल बताने की जरूरत नहीं है, आपको पाथ बनानी है बस। ये 45 है, ये आपका ये 70 से ऊपर होगा, ये 70 था, ये 20 है, 19 है, तो ये समझ लो ये 18 के पेड़ है, तो इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 70। तो 70, 45, 125, 150, 130 मान लीजिए, तो ये हो गया 50 का, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 हो गया, तो ये आपका अप्रॉक्स ग्रेटर देन एंगल 30। ये एक क्वांटिटी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो आपको इसमें नहीं पूछा गया, केवल ट्रैजेक्टरी पूछी गई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया, यहां से बेंड करेगी, फिर यहां से फिर से बेंड कर जाएगी बाहर। इस फिगर को देखिए, राइट एंगल प्रिज्म में ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 90 माइनस 60, तो ये 30। रे नॉर्मल आ रही है, तो जब नॉर्मल आएगी तो रे कैसे जाएगी? विदाउट डेविएशन जाएगी, मालूम है। स्नेल्स लॉ भी पढ़ा था और हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का भी पढ़ा था। नॉर्मल रे हमेशा विदाउट रिफ्लेक्शन जाती है, तो ये सीधे जाएगी। पूछा गया यहां पे एंगल क्या आएगा? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस फेस? ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ? 60 डिग्री। यहां पे नॉर्मल किया, ये प्लस ये 90 है, तो ये कितना हुआ? 30। तो ये एंगल ऑफ हुआ और ये इससे ज्यादा करके ऐसे निकल जाए। इज दिस क्लियर? यस। 30 डिग्री से इक्वी आइसोसेलेस प्रिज्म, ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, तो ये 75 होगा, ये 75 होगा। क्वेश्चन है वे नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल आ रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, नॉर्मल ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट फेज पे 0 है, एंगल इंसिडेंस इस जगह 0 है। वे कैसे जाएगी? सीधी जाएगी। ये कितना है? ये आपका 90 है, ये 30, तो ये कितना होगा? 60 हो जाएगा। यहां पे फिर आप नॉर्मल करेंगे, तो ये कितना हुआ? 30 हुआ। रेयर टू डेंसर टू रेयर जा रही, तो वेव फॉर्म ना होती। ये कुछ फिगर आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी बोर्ड में, वो भी आपको मैं करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म है, एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, आई यहां पे है, तो आपको कैसा दिखाया? इसके लिए आप एक टेंटेटिव बना लीजिए। एक रे ऐसे निकालिए, उसको ऐसे रिफ्लेक्ट कीजिए, आई पे गई,
दूसरी रे ऐसे गई, वो भी रिफ्लेक्ट हुई और आई, और इसको प्रोड्यूस कर दीजिए जहां पे ये मर्ज करेगी वहां पे। तो आंसर है, ये फिगर बनाने का तरीका है, और आंसर लिखना होगा, इट अपीयर्स हायर एट हायर एलिवेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अपीयर्स एट हायर एलिवेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर दूसरा इसी में ऐड कर दिया गया कि अगर ये स्लैब होता है, एक ऑब्जेक्ट से रे ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, आई ये है, तो इमेज स्लैब इसकी कहां अपीयर करेगी, यहां से आप नॉर्मल डालिए, ये जहां पे भी मर्ज करेगी यहां, तो स्लैब में इमेज लुक्स लोअर देन द एक्चुअल इमेज, हियर इट अपीयर्स हायर। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इसमें सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस प्रिज्म में भी सेम होता है। कब? जब मिनिमम डेविएशन, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जिस पे मिनिमम डेविएशन है, उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस सेम होता है। लेकिन इसमें रे पैरेलल होती हैं, इसमें बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस होता है। आई थिंक दिस इज व्हाट यू हैव लर्न्ड, दिस शुड बी सफिशिएंट। Next lecture, lecture number 4, we will go on to apparent depth and real depth and some of the consequences or effects of diffraction जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, like the twinkling of the star, the sun appears to rise earlier than the actual, हम लोग मिराज देखते हैं, ये सब चीजें हैं, we will consider in the next lecture. Till then, bye bye, study your book, try to solve your problems. Enjoy the video, keep liking, keep sharing, and be safe.